नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आप लोगों का जो सवाल कॉमन आता है, खासकर स्टूडेंट लोगों का, कि सर क्लासिक घड़ी क्या होती है, विंटेज घड़ी क्या होती है और एंटीक घड़ी क्या होती है, ये थोड़ा क्लियर कीजिए ताकि जब हम लोग कलेक्शन शुरू करें तो हम जो है सही घड़ी को ले पाए। तो देखिए, आपने नेट पे अगर सर्च किया होगा तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ इसकी व्याख्या अलग होती है, विदेशों में इसकी व्याख्या अलग हो सकती है। कोई क्लियर जवाब हमको नहीं मिलता है, खासकर जब हम लोग विंटेज घड़ी के बारे में सर्च करते हैं। तो विंटेज की व्याख्या जो है ना, वो हमारे देश में थोड़ी अलग हो सकती है। तो मैं आपको अपने देश के बारे में समझाऊंगा, खासकर जो हमारे सेलर हैं ना, वो किस तरीके से घड़ियों को बेचते हैं वो आपको बताऊंगा। मैं बहुत घड़ियाँ कलेक्ट कर चुका था, तो मुझे बहुत सारे सेलर्स की जो टेक्निक है घड़ी बेचते वक्त, वो क्या बोलते हैं, ये पूरी तरह से पता है। हमारे जो घड़ी के सेलर है वो अक्सर 25 साल से 35 साल पुरानी घड़ी को क्लासिक ओल्ड वॉच बोल के बेचते हैं। ओल्ड भी वो वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वो क्लासिक ही बोल के बेचते हैं। ये उनकी एक टेक्निक है कि भाई ये घड़ी जो है ना विंटेज नहीं है, ये आपको क्लियर नहीं करेंगे। वो कहेंगे क्लासिक घड़ी है, बहुत ज़बरदस्त घड़ी है, एक नंबर पीस है, ऐसा बार बार नहीं आता है पीस, ऐसी घड़ी जो है बहुत सालों में एक बार आती है। कुछ इस तरीके की टेक्निक को यूज़ करके घड़ियों को बेचते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि विंटेज घड़ी क्या होती है। आम तौर पर ये लोग 35 साल से लेके 100 साल के बीच में ये घड़ी को विंटेज बोल के बेचते हैं। और यही एक्चुअली हमारे यहाँ जो है इंडिया में व्याख्या है विंटेज घड़ी की, कि भाई 35 साल से लेके 100 साल के बीच में की घड़ी होगी वो। ये भी जो है ना, आपको बता दो, हर जगह अलग अलग हो सकता है 30 साल से पुरानी घड़ी को कोई विंटेज बोलता हो। तो हर व्यक्ति की व्याख्या जो है अलग होती है, लेकिन आम तौर पर जो सेलर होते हैं वो 35 साल से लेके 100 साल के बीच में एक घड़ी को ही विंटेज बोलते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं 100 साल से पुरानी घड़ी जो है उसे क्या बोला जाता है। आपने जो वर्ड सुना है ना, एंटीक, जो जनरली यूज़ करते हैं लोग पुरानी चीज़ों के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। 100 साल या उससे ज़्यादा पुरानी चीज़ को ही एंटीक बोला जाता है। तो घड़ी के मामले में भी जब आप सुनते हो कि एंटीक घड़ी है, तो अक्सर आपको पॉकेट वॉच ही ध्यान में आती है, क्योंकि पॉकेट वॉच जो होती है वो आपको पता है कि 1918 से पहले ज़्यादा यूज़ होती थी। बाद में आहिस्ते आहिस्ते जो है रिस्ट वॉच, मतलब जो है कलाई में पहनने वाली घड़ियाँ जो है वो चलन में आ गई। तो इसलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा कॉमन पॉकेट वॉचेस देखने मिलती है जो एंटीक बोल के बेची जाती है, और उनके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो उम्मीद है आप लोगों के दिमाग में जो क्लासिक घड़ी, विंटेज घड़ी और एंटीक घड़ी, ये जो भी आपको व्याख्या समझनी थी वो क्लियर हो गया होगा कि इनमें फ़र्क क्या होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इनमें जो है कीमतें अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि बहुत बार जो है ना लोग मुझे पूछते हैं, सर विंटेज घड़ियाँ महंगी क्यों होती है। भाई आपने अभी तक तो एंटीक घड़ियों की कीमत सुनी भी नहीं है, इसलिए आपको विंटेज घड़ियाँ महंगी लग रही है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो क्लासिक घड़ियाँ होती है। आमतौर पे क्लासिक घड़ियाँ जो है विंटेज से थोड़ी सस्ती मिलती हैं, और काफ़ी हद तक भी सस्ती मिल सकती है अगर आप सही जगह पर ढूंढो तो। देखिए होता क्या है, घड़ी भले ही वो क्लासिक हो, विंटेज हो या एंटीक हो, उसकी डिमांड और वो कितनी दुर्लभ है इसके ऊपर कीमत जो है निर्भर रहती है। अगर मान लीजिए आपके इलाके में कोई एक मॉडल जो है घड़ी का वो बहुत ज़्यादा मिलता है, उसकी ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, तो उसकी कीमत कम ही होगी। जैसे आप देखिए बड़े जो महानगर होते हैं ना, वहाँ कीमतें थोड़ी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि लोग वहाँ ज़्यादा ढूंढते हैं। बड़े महानगरों से थोड़ा सा बाहर आप जाओगे और आप देखते हो तो वहाँ जो कॉमन घड़ियाँ हैं उनकी कीमत बहुत ही कम होती है। तो ऐसा अक्सर आपको जो है विंटेज वॉच के शॉप में कीमतों में फ़र्क देखने मिलता है। मेन सिटी का जो आपका एरिया होगा वहाँ जब उसकी डिमांड होगी तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। थोड़ा आप बाहर जाइए, सिटी से थोड़ा दूर, तो आपको कीमत में फ़र्क देखने मिल जाता है। अक्सर ये फ़र्क जो है ना, ये 50% से ज़्यादा का होता है, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है कि सिटी में कीमतें अलग होती है। थोड़ा सा आप सिटी से दूर जाओगे तो 50% तक का ही फ़र्क पड़ सकता है, उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है एक्चुअली। अगर आप अच्छे किसी सेलर पास जाते हो तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सेलर ऐसे जो होते हैं ना, वो बहुत रीज़नेबल कीमत पे घड़ियाँ इसलिए देते हैं ताकि वो कस्टमर को बांध के रख पाए, बार बार कस्टमर वही आए। तो ये एक टेक्निक होती है उनकी। दूसरा, आप लोग जो पूछते हो कि सर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तौर पर पहली घड़ी कौन सी लेनी चाहिए। देखिए मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप कुछ विंटेज घड़ियाँ यूज़ कर लीजिए, डायरेक्ट ही रिस्टोरेशन के चक्कर में ना पड़े। आप जो है पहले कुछ समय तक विंटेज घड़ियों को यूज़ कीजिए, कम से कम आपको 6-7 महीने का अनुभव होना चाहिए।
उसके बाद आप कोई विंटेज घड़ी जो है रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तौर पर ख़रीद सकते हो। लेकिन आपको उसमें थोड़ा-सा पहले जानकारी मिलानी होगी। कई बार क्या हो जाता है, लोग एक घड़ी परचेज़ करके ले आते हैं और जब वो अपने वॉचमेकर पास जाते हैं और वहाँ उस घड़ी को खोला जाता है तो अंदर के कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा गायब होते हैं। अब ऐसे में क्या हो जाता है, कई बार उन पार्ट्स को जो है पूरी तरह से नए डलवाने पड़ते हैं और कई बार उसकी कीमत फिर घड़ी की जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के समय में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हर घड़ी के रिस्टोरेशन के चार्जेस अलग-अलग हो सकते हैं, हर ब्रांड के अलग हो सकते हैं। घड़ी कितनी दुर्लभ है इसके ऊपर भी डिपेंड होता है और डोनर वॉच मिलती है या नहीं इस पे भी डिपेंड होता है। तो आपको ये समझना होगा कि आप मान लीजिए एचएमटी की घड़ी रिस्टोर करवा रहे हो, अपनी पुरानी कोई घड़ी, मान लीजिए अपने दादाजी की घड़ी, तो उसका खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1500 या फिर 2000 के आसपास हो सकता है। या ऑटोमेटिक घड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन यही खर्चा जो है आपको दूसरे किसी ब्रांड में ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि हेनरी सैंडोज़, ओमेक्स या दूसरे और भी ब्रांड होते हैं उनमें। क्योंकि क्या होता है, हर घड़ी की डोनर वॉच की कीमत भी अलग होती है। अब ये समझ लीजिए आपकी एचएमटी, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी प्रोडक्शन करती है, उनकी मूवमेंट के पार्ट्स अभी भी मिल जाते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो अक्सर वॉच मेकर क्या करते हैं, एचएमटी की घड़ी जब रिस्टोर करवानी होती है ना, तो आपको एक रफ़ आंकड़ा दे देंगे कि भाई इतना खर्चा होगा, थोड़ा-सा 100 रुपए आगे-पीछे हो जाता है, लेकिन वो उसके आसपास ही होता है। लेकिन जैसे ही आप कोई ऐसी घड़ी ले आओगे, जिसके पार्ट्स अभी नहीं मिलते हैं, मतलब कंपनी की तरफ से उसके पार्ट्स नहीं उपलब्ध होते हैं अब, और उसकी डोनर वॉच ढूँढनी पड़ती है, तो फिर आपको वो क्लियर नहीं बताएँगे। वो आपको कहेंगे कि भाई ये जो है ना, ये आंकड़े से थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। मान लीजिए आपको कहते हैं कि 2000, तो आप ये मान के चलो कि 2000 चलो उसने बोला है ना, तो हम लोग 2500 की तैयारी रखेंगे। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि शुरू में 2000 बोले जाते हैं, फिर 2500 तक हो सकता है। ये मैं ईमानदार वॉच मेकरों की बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसे फ्रॉड भी है जो शुरू में आपको कहेंगे कि बस 1000 रुपये खर्चा कर लो आप, मैं आपकी विंटेज घड़ी परफेक्ट करके दूँगा, और बाद में वो खर्चा बढ़ाते जाते हैं, कहते हैं ये पार्ट नहीं मिल रहा है, उसे ढूँढना पड़ेगा, स्पेशल डोनर वॉच लानी पड़ेगी, और आपका 3 साढ़े 3 4,000 तक खर्चा कर देते हैं। तो ऐसे फ्रॉड भी है। तो क्लियर पूछ लेना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर अगर आप जो है उस घड़ी से ज़्यादा परिचित नहीं हो। तो क्लियर अंदाज़ा लेना शुरू करो और कोशिश करो कि उस घड़ी को लेने से पहले थोड़ा-सा आप जो है रिसर्च कर लो उसके बारे में। बहुत ऐसी घड़ियाँ हैं जो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तौर पर मेरे पास भी पड़ी हैं, जिनके पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते, ये भी कारण है, या फिर उनका रिस्टोरेशन थोड़ा महंगा है और मैं अभी क्योंकि खर्चा नहीं करवाना चाहता, तो इसलिए मैं उन घड़ियों को वैसे ही मैंने छोड़ दिया है। अभी तो फ़िलहाल मैं रिस्टोर नहीं करवाने वाला हूँ, और कोई मुझसे ख़रीदना भी चाहता है तो मैं फ़िलहाल नहीं दे पाऊँगा। बाद में कभी देखते हैं। मैं कोशिश करूँगा खुद ही उन्हें रिस्टोर करवाने की, क्योंकि मुझे उन घड़ियों को जो है फिर से वैसे ही चलते हुए देखना है जैसे कभी वो अपने शोरूम से निकली होंगी। उनकी पुरानी शान को वापस लौट के आते हुए देखना अच्छा लगता है। वो अपनी पुरानी शान में फिर से चल रही है, देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। रिस्टोरेशन लोग कराते हैं, इसका कारण यही है कि उन्हें उस प्रोसेस में मज़ा आता है। आपको ये समझना होगा कि रिस्टोरेशन जो है ना, ये मूर्खों का खेल नहीं होता है। बहुत से लोगों को लगता है ये लोग भंगार घड़ियाँ ले आते हैं और इसके ऊपर 3000 4000 खर्चा करते हैं। जो प्रोसेस में मज़ा आता है ना, वो नॉर्मल लोग समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको अपना शौक जो है, अपने ईमानदारी से करते रहना है। हाँ, बस आपके पास पैसा होना चाहिए, समय होना चाहिए और एक्सपर्ट वॉच मेकर होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है एक्सपर्ट वॉच मेकर बहुत बड़ा आपको जो है फ़ायदा करा देता है। मैंने देखा है कि एक्सपर्ट वॉच मेकर काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी रीज़नेबल कीमत में पार्ट्स उपलब्ध करा देते हैं और घड़ियों को परफेक्ट करते हैं। जबकि ज़्यादातर जो सेलर के पास वॉच मेकर होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, पार्ट्स को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। डायल जो है रीप्रिंटेड डाल देंगे, मूवमेंट जो है वो रिप्लेस कर देंगे, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। आपको रिस्टोरेशन अगर कराना है और आपको पूरी तरह से जेन्युइन जो पारंपरिक रिस्टोरेशन होता है, जहाँ पार्ट्स को वैसे ही रीयूज़ किया जाता है, तो ऐसे में जो है कोशिश की जाती है कि भाई डायल चेंज ना हो। और अगर डायल चेंज होगी ना, मान लीजिए डायल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, उसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा, तो ऐसे में वो उसी साल की वैसी ही सेम दिखने वाली डायल ढूंढ के लाते हैं। वो रीप्रिंटेड डायल यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा मॉडल था लिमिटेड एडिशन कि जिसके डायल अभी उपलब्ध हो ही नहीं सकती, तो रीप्रिंटेड का ऑप्शन होता है। तो इसलिए आपको जो है रिस्टोरेशन करवाते वक्त एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा, जो विंटेज की वैल्यू को समझ सकता है। वो सिर्फ घड़ी को चमका के नहीं देगा, वो उसकी विंटेज वैल्यू वैसे ही मेंटेन रखेगा। आमतौर पर जो आप लोग देखते हो सेलर यूट्यूब पे भी होते हैं, बाहर कहीं भी आप लोग देखते हो, तो वो घड़ी तो 30-40 साल पुरानी होती है, लेकिन दिखने में वो बिल्कुल नई दिखती है।
कई बार लोगों को शक भी होता है कि यार इसमें डायल रिप्लेस की गई होगी। मुझे पूछते भी है, सर मैंने ये घड़ी देखी थी, इसका फ़ोटो दिखिए आप और बताइए कि क्या ये डायल जो है इसमें रिप्लेस की गई है, और आपको क्लियर दिख जाता है बहुत बार। अगर मान लीजिए कोई घड़ी बहुत संभाल के रखी गई है तो ही उसकी डायल इतनी चमचमाती होगी ना। आप सोच समझ सकते हो 30 साल में घड़ी के डायल पे कितने सारे हल्के-फुल्के दाग पड़ जाते हैं, उसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। घड़ी के डायल के किनारों में आप कलर का जो है फ़र्क देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। घड़ी के केस को भी पॉलिश किया जाता है, जबकि विंटेज घड़ियों को आमतौर पर पॉलिश नहीं करना चाहिए, उससे उनकी विंटेज वैल्यू कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा अक्सर जो है पुरानी घड़ियों को लोग संभाल के रखते हैं, उनके ऊपर भले ही स्क्रैचेस वगैरह हो केस के ऊपर, लेकिन वो उसे पॉलिश नहीं कराते हैं, क्योंकि विंटेज वैल्यू जो है इससे कम हो सकती है। अब ये हर घड़ी में नहीं होता है। जैसे एचएमटी घड़ी को आप आसानी से पॉलिश करा सकते हो या फिर से रीप्लेटिंग भी करा सकते हो, अगर एचएमटी कांचन या सोना जैसी घड़ी है तो उनकी विंटेज वैल्यू कम नहीं होती है। लेकिन स्विस कुछ घड़ियाँ ऐसी होती है, उनको अगर आप ऐसा कराते हो तो फिर उसकी वैल्यू कम हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने कुछ देखे हैं वॉच कलेक्टर जो कट्टर है और जो विंटेज को वैसा ही मेंटेन रखना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि पुराने जो ओरिजिनल स्ट्रैप थे घड़ी के साथ आए हुए, वैसा ही स्ट्रैप उन्हें चाहिए। उम्मीद है कि आज के वीडियो में मैंने जो आपके सवाल थे कि क्लासिक घड़ी, विंटेज घड़ी और ये जो एंटीक घड़ी, इसका फ़र्क क्या होता है ये बता दिया। और अगर आप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट कराना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि भाई पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लो। रिसर्च बहुत काम आएगी, पैसे बचाने में भी और समय बचाने में भी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जिन्हें जो है घड़ियाँ देखना पसंद है, समझना पसंद है घड़ियों के बारे में। थैंक यू।